Question number 24. Describe the working principle and obtain magnifying power of astronomical telescope. एक खगोलीय दूरबीन का क्रिया सिद्धांत का वर्णन करें और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, इसमें आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बना के आपको दिखाना होगा कि ये जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया अभिदृश्यक, यानी ये जिधर की ओर ऑब्जेक्ट है उसकी ओर रखा हुआ हमारे पास लेंस है, इसका नाम हो गया अभिदृश्यक। ये क्या करता है कि अनंत से पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो वहाँ से आने वाली जो रे है लाइक दिस, इनको, ये अनंत से आने वाली किरणें हैं, इनको ये क्या करता है कि अपने फोकस पे केंद्रित कर देता है। तो इनके फोकस पे यहाँ पे एक उसका इमेज बन जाएगा आई। ये जो इमेज आपका बनाओ, इस इमेज को हम लोग दूसरे लेंस की मदद से देखते हैं, जिस दूसरे लेंस को हम लोग नेत्रिका या आईपीस के नाम से पुकारते हैं। इसको हम लोग आईपीस कहते हैं और या इसको हम लोग नेत्रिका के नाम से पुकारते हैं। नेत्रिका क्या करता है कि इसका जो फाइनल इमेज है, यानी इससे जो लाइट चली ऐसे, तो ये अपना ऐसे जाएगी, या ये ऐसे चली, ये अपना ऐसे जाएगी, इन दोनों को आगे बढ़ा के ये ले जाता है टू इन्फिनिटी। ये अनंत पे जाके ये दोनों मिलेंगी, यानी फाइनल इमेज भी जो बनेगा वो कहाँ पे जाके बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यहाँ से जो एंगल आपका बन रहा है दिस वन, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। ये वाली जो दूरी होगी ये एफ के बराबर होगी, यानी अभिदृश्यक के फोकल लेंथ के बराबर, और ये वाली जो दूरी होगी ये एफ के बराबर होगी। इसका हाइट जो है वो एच के बराबर है। अगर हमें इसका मैग्नीफाइंग पावर लिखना है, पहले तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन का आप एक डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको लिखेंगे कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट का इमेज इसके फोकस पे बनता है, इस इमेज को हम लोग आईपीस के फोकस पे रखते हैं, फाइनल इमेज हमारा फिर जो है वो इनफाइनाइट पे बनता है। जो मैग्नीफाइंग पावर इसका होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा का वैल्यू अगर आपको लिखने के लिए कहेगा तो आप लिखिएगा एच बटा एफ ई, और अल्फा का वैल्यू लिखने कहेगा तो आप लिखेंगे एच बटा एफ ओ, और इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। तो काम खत्म, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप उसका कंस्ट्रक्शन लिख देंगे और मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू लिख देंगे कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। Question number 25. Draw a ray diagram to show the refraction of light through a glass prism. Derive the formula for determination of refractive index of the material of the prism. कह रहा है कि एक कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाने के लिए रेखा चित्र बनाएं और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र नियमित करें। तो आप एक प्रिज्म का यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, ये हो गया प्रिज्म का डायग्राम। यहाँ पे एंगल आप शो करोगे कि ये एंगल ए के बराबर है। ये आपकी इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे जिस एंगल पे आके इंसिडेंट करे वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो गया। यहाँ से ये आपका दूसरा रे जाएगा, मुड़ जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू R1। दूसरे सरफेस पे ये जितने एंगल पे जाके इंसिडेंट होगा, दिस एंगल इज R2, और ये इधर बाहर निकलेगा तो दिस एंगल इज इक्वल टू I2। पहला वाला जो रे है इसको अगर आप अपनी सीध में बढ़ाएं ऐसे, दूसरी वाली जो रे है इसको भी अपनी सीध में बढ़ाएं ऐसे, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहला काम आपका हो गया कि आपने प्रिज्म का एक डायग्राम बना के दिखा दिया। साथ ही साथ अब कहता है कि इसके म्यू के लिए आप एक फार्मूला को डिराइव करो। तो म्यू के लिए जब आप फार्मूला डिराइव करेंगे तो आप लिखेंगे कि डेल्टा इज मिनिमम, कि डेल्टा जो है वो न्यूनतम होगा उस वक्त जब आपका R1 बराबर R2 और I1 बराबर I2, I1 और I2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से आगे कहानी आपकी बढ़ेगी। अब आप यहाँ से कहानी आगे बढ़ाएंगे कि R1 प्लस R2 जो है वो आपका A के बराबर है। अब चूंकि R1 R2 दोनों सेम हैं तो आप R ही लिख सकते हैं, 2R इज इक्वल टू A, सो R इज इक्वल टू A/2। R का मान जो है वो A/2 के बराबर हो जाएगा। एंड दूसरा,
दूसरा हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जो मिनिमम है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2 माइनस ए, या आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए, और इसको सिंप्लीफाई करके I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो ये दो चीज़ आप लिख लेंगे, ये दो डेरिवेशन आप करेंगे। R का मान a बाई 2 होगा और I का मान a प्लस डेल्टा m बाई 2 होगा। जब ये दोनों चीज़ आपके पास आ जाएंगे तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, और साइन आई बटा साइन आर, अब इसमें आप वैल्यू डाल देंगे। n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, और यहाँ आके आपका डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। n के लिए आपने एक फार्मूला निकाल दिया, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंड और नॉट लॉजिक गेट्स? एंड और नॉट लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं? तो एंड गेट की कहानी क्या है कि एंड गेट से हम ये समझते हैं कि एंड गेट का ये सिंबल है, एंड गेट का ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनका बुलियन एक्सप्रेशन ए एंड बी के बराबर है। इनका जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस प्रकार से है, ये 0 0 0, फिर 0 1 0 1 0 0 1 1 1, और ये वैल्यूज हैं ए बी और सी के। ये आपका हो गया एंड गेट। दूसरा, और गेट से आप क्या समझते हैं? और गेट का ये सिंबल है, ऐसे आप इसका सिंबल बनाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बुलियन इसका लिखेंगे ए और बी। इसका अगर आप डायग्राम बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो इधर हो गया ए, इधर हो गया बी, इधर हो गया सी। पहला 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1। तो ये हो गया आपका और गेट। और गेट का मतलब क्या है कि कोई भी एक वैल्यू हाई हो, ये 1 हो, ये 1 हो या ये 1 हो, तो आउटपुट आपका 1 के बराबर होगा। एंड का मतलब है दोनों को हाई होना पड़ेगा तो आउटपुट 1 होगा, बाकी कंडीशन में 0 होगा। और तीसरा आपका नॉट गेट है। नॉट गेट आपका इस तरह से इसका सिंबल होता है, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया। हम लोग बी को लिखते हैं ए नॉट, और मतलब इसका क्या होता है कि इधर आप अगर ए लिखें और इधर आप बी लिखें, तो ए अगर लो होगा तो बी हाई होगा, और ए अगर हाई होगा तो बी क्या होगा? लो होगा। तो ये आपका गेट का डिस्क्रिप्शन हो गया कि 3 गेट हैं, 3 का सिंबल क्या है, 3 का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, और तीनों का ट्रुथ टेबल क्या है। और इतना लिख देने से आपका क्वेश्चन जो है वो संपन्न हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है।